वो बांग्लादेश जिसे भारत की बदौलत आज़ादी मिली, वो बांग्लादेश जिसे अपने पैरों पर खड़ा होने में भारत ने अहम भूमिका निभाई, आज उसी बांग्लादेश से भारत विरोधी आवाजें उठने लगी। वहाँ हो रहे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। क्या ये सब महज फरवरी में बांग्लादेश में होने वाले चुनाव की वजह से हो रहा है? क्या ये सब बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाकर सत्ता हथियाने की साजिश है और चुनाव खत्म होते ही भारत के साथ संबंध फिर से सामान्य हो जाएंगे? या फिर मामला कुछ और है? क्योंकि बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर हमारे दुश्मन हमें आंखें दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। बांग्लादेश की जमीन पर का इस्तेमाल कर चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश भी करता रहा है। तो ऐसे में ताजा हालात क्या इन साजिशों को और बल देंगे? ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को सरेआम जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हुए इस खूंखार और बर्बर अग्निकांड ने बांग्लादेश को बेनकाब कर दिया है। अल्पसंख्यक हिंदू दीपू पर हमले की इस तस्वीर के खिलाफ अब पूरे भारत में शहर दर शहर गुस्सा देखा जा रहा है। दीपू दास के जिस्म को जिस तरह लपटों के हवाले किया गया, अब उससे उठी चिंगारी विकराल रूप अख्तियार कर रही है। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू हो या भोपाल, किशनगंज हो या हैदराबाद, किश्तवाड़ या अल्मोड़ा, भारत में हुए इस प्रदर्शन का संदेश बांग्लादेश के लिए साफ है। भारत में बांग्लादेश के उच्चायोग पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बुलाए गए प्रदर्शन में लोगों के हाथों में दीपू के जलाने की प्रतीकात्मक तस्वीरें थी। इन्होंने तमाशा बना दिया, वहां लोगों को मारेंगे इस तरह से। बॉर्डर के ऊपर लोग दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, इधर हम लोग अपने बॉर्डर टाइट किए हुए हैं। कम से कम हिंदुओं को आने तो वो बेचारे इतने परेशान हैं वहां। भारत के साथ बढ़ते तनाव और विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर बांग्लादेश ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग और त्रिपुरा के सहायक मिशन में भी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। ढाका की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते ये फैसला लिया गया है। भारत ने भी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर चटगांव और राजशाही में अपने मिशन में वीजा सेवाओं पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। बांग्लादेश में दीपू दास को जलाने की जो वारदात हुई वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। पिछले काफी समय से ढाका में भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं। इसका एक सिरा पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका तो दूसरा सिरा बांग्लादेश की कट्टरपंथी सियासत से जुड़ता है। शेख हसीना को हटाकर आई मोहम्मद यूनीस की सरकार की ये बड़ी नाकामी है। अब वहां पर एक और रिजीम चेंज की चर्चा बहुत जोर शोर से चलने लगी है। जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं के गांव मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं और हमारे हिंदू बेटी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंदू को पूछ के मारा जा रहा है। पहलगाम में तो कुछ हिंदुओं को मारे पूछ करके, वहाँ तो कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि बांग्लादेश अगर नहीं सुधरता है तो उसके खिलाफ भी ऑपरेशन सिंदूर 2 करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए रूस के डिप्लोमेट्स ने भी ढाका के हुक्मरानों को कड़ी नसीहत दे दी है कि वो इतिहास ना भूलें और भारत से अपने रिश्ते सुधारने के लिए कदम उठाएं। Our concern regarding the situation here also, I mean the geopolitical situation. The sooner you reduce the tension and find a way for reducing this tension with India, the better. Because since, as you has already mentioned, historically since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well. अब सवाल बहुत सीधा है। जिस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हमारे 3,843 जवानों ने शहादत दी, आज वहां ऐसे हालात क्यों बने? क्यों बांग्लादेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था वहां की अल्पसंख्यक आबादी के साथ साथ भारत की अखंडता के लिए भी खतरा बन गई है? आखिर वो कौन सी साजिश है जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश से काट सकते हैं? हालांकि भारत के लिए चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट का ये हिस्सा स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी अहम है। इसलिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा सुझाव दिया है।
एक बांग्लादेश जैसा देश भी हमें धमकी देते हैं चिकन नेक को लेके। जेएनयू में जो देशद्रोही खड़ा होते हैं वो लोग भी हमकी धमकी देते हैं चिकन नेक के लिए। तो मैं तो भारत सरकार से दरखास्त करूंगा, कभी ना कभी या बल से या डिप्लोमेसी से हमें और 20-22 किलोमीटर जमीन हमें लेना है और ये चिकन नेक का क्वेश्चन से हमें नॉर्थ ईस्ट को बाहर करना। असम के मुख्यमंत्री का इस मांग के पीछे सिर्फ बांग्लादेशी नेताओं का बयान नहीं है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद बांग्लादेश की हरकतें इस विचार के आगे बढ़ाने की वजह दे रही हैं। सवाल है कि बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है? आखिर इस तरह की अस्थिरता भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या पाकिस्तान और आईएसआई भारत के खिलाफ कुछ बड़ी साजिश रच रहे हैं? जिस भारत की मदद से बांग्लादेश एक राष्ट्र बना, आखिर वो अभी भारत के लिए चैलेंज क्यों बनता दिख रहा है? ऐसे में कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारत को कैसे कदम उठाने चाहिए ताकि पड़ोस की ये सिरदर्दी खत्म हो? तो आज इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। कुछ ही देर में जुड़ेंगे पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह साहब हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागे जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा के सिन्हा साहब आपसे, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? ये महज वहाँ के चुनाव को देखते हुए एक अस्थायी हिंदू विरोधी, भारत विरोधी भावना है जिसके जरिए इस भावना को भड़काकर वहाँ की पार्टी को वहाँ के सत्ता पर काबिज होना है, या फिर लॉन्ग टर्म में भारत के साथ स्ट्रेटेजिक संबंधों पर इसका असर पड़ेगा और इसकी सुबुगाहट आपको दिखाई दे रही है? जय हिंद लक्ष्मण साहब। देखिए, आपका सवाल है कि क्या ये चुनाव से ही है। ये चुनाव का जो यदि आप प्रक्रिया देखें तो इसकी प्रक्रिया 2024 जनवरी के बाद ही शुरू हुई थी, चेंज ऑफ रिजीम, और वो लंबा दौर है। और फिर आपने जुलाई में जिस तरह से देखा कि कंप्लीट रेडिकलाइज्ड फोर्सेस ने इसको टेक ओवर कर लिया है। यदि हम इस पर भी आंख मूंद करके यदि हम इसको माने कि यह तो एब्सोल्युटली राइटिंग ऑन वॉल है, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई छुपी हुई बातें हैं, इसके ऊपर में बहुत मंथन करने की ज़रूरत है। ये एब्सोल्युटली राइटिंग ऑन वॉल है। इन्वॉल्वमेंट कहाँ से है? बाहर की जो शक्तियाँ हैं, ग्रेट पावर प्ले है, जिसमें पहले तो यह भी कहा जाता था कि अमेरिका भी है शायद, जो वहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड की, मगर उनको किनारे रखिए। जो मेन आज के दिन में है, जो ट्रायंगल है चाइना से पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये एक रियलिटी है। हमने तो इसको ज़रूर अपनी शहादत दे करके इसको बनाया था। काफ़ी लोगों के, हमारे तो तकरीबन 4000 लोगों की बलिदानी हुई केवल फौज की। यदि आप देखते हैं तो कितने वुंडेड हुए, कितने क्या हुए, वो सब तो आप किनारे रख दीजिए। तो उस समय की नज़ाकत होगी, उस समय स्ट्रेटजिक टाइमिंग के अंदर में वो ठीक था कि आपने काटा, फिर आपने उसको प्लेटर में दे दिया कि वो आपका एक नासूर बने, और विदिन 50 ईयर्स, 5 दशक के अंदर में वो आपको इतना ज़्यादा उसके आपको चैलेंज पैदा करे जो कि नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करता है। यदि आपको यूनुस साहब हमें दिखाई दे कि वो आज काबिज हुए हैं, वो तो काबिज हुए थे 1972 में। 71 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, वो अमेरिका से लाए गए थे 1972 में, एंड उसको बिल्डअप किया गया। और ये जो बिल्डअप है चेंज ऑफ रिजीम का, ठीक है, शायद उसके डीप स्टेट खेल रहे होंगे, मगर आज जो है, जो मेन है, वो आप साउथ एशिया में देख लीजिए जो चीज़ें हो रही हैं। वो पहले हमारे साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते थे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भारत ने रिजर्व काटा, उसको काट करके दूसरी तरह, जिसके अंदर में बड़े आयाम है, मैं उसको नहीं टच करूंगा कि कैसे हमने काटा। मगर आप दूसरा ये दौर चल रहा है जिसके अंदर में वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ओपन, तो कहते हैं आपको कि ये 7 सिस्टर लैंड लॉक्ड है, वी आर द गार्डियन ऑफ द, ये उनको हिम्मत, यदि हम ये कहें कि हमने उसको बनाया, हमने उसको किया, जिसको हिम्मत, उनकी ऊपर हिम्मत है। वो तो कहते हैं कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेंगे उनके साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर अम्ब्रेला अगेंस्ट इंडिया। वो तो वो बात कर रहे हैं जैसे सऊदी अरेबिया के साथ उनका म्यूचुअल कॉपरेशंस हैं, वो कॉपरेशंस बांग्लादेश के साथ करना। तो इन चीज़ों का ये ऐसा बयान नहीं है, तो ज़मीन पर दिखती भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आज के दिन में बांग्लादेश के अंदर में
लार्जेस्ट मिलिट्री सप्लाई, छोड़ दीजिए मिलिट्री, वो वहाँ पर आपका चाइना का है 72%। वो पूरे, चाहे वो MBT टैंक्स हो, जो टैंक्स हैं, जो मिन बैटल टैंक कहलाते हैं वो हों, या उनको कटिंग एज 5th जनरेशन की उनकी, वो तो लेने के लिए उन्होंने कर लिया, $2 मिलियन का उन्होंने कर लिया है J-10, जो हमारे साथ अगेंस्ट यूज़ हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। तो हम उसके बाद आप देखिए ना, चिटगांव में उन्होंने सबमेरिन पोर्ट बना रहे हैं, सबमेरिन विल कम टू द बांग्लादेश, अंडर बेली ऑफ इंडिया। तो हम किसकी बात करें? हम आग तो मूंद नहीं सकते। इंडिया हैज़ टू डू। हम केवल बातें करेंगे कि नहीं हमारा वो चिकन नेक इज वर्नेबिलिटी है 19 किलोमीटर का, तो दैट विल नॉट वर्क। वी हैव टू गेट, हमें करना पड़ेगा। और देखिए, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। उसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। हाँ, आप छोड़ देंगे, फिर कहेंगे कि हम बुद्धों का देश है, हमारा इसका देश है। हमारे ये तो मुस्लिम हमारे पास आकर के आपको राज करके चलेगा उनके बाद ना, तो हम यही करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे इसके अलावा। हाँ, बिल्कुल। हमें क्या करना चाहिए और ऐसे माहौल में क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल जो आपने बताया उसमें मुझे ये समझना है कर्नल RSN सिंह साहब कि इसमें बांग्लादेश को फ़ायदा क्या दिख रहा है? ठीक है, मान लिया जब भारत के साथ संबंध वो नहीं बनाना चाहता है, संबंध बिगाड़ना चाहता है, चाइना की गोद में जाकर बैठना चाहता है, पाकिस्तान की गोद में बैठना चाहता है, लेकिन भारत के साथ संबंध बिगाड़ के उनके पास जाने में उनको क्या फ़ायदा है? क्यों ऐसा वो करना चाहेगा? देखिए, बात साफ जाहिर है कि ये एक कू के रास्ते से आए हैं। पता नहीं लोग, दुनिया क्यों कतरा रही है इसको एक कू बोलने से, और ये अमेरिका इंस्पायर्ड कू था ये। लेकिन मैं जनरल के सिन्हा के से बिल्कुल सहमत हूं कि जब वो कह रहे हैं कि अभी ये निर्णायक समय है, और ये इसलिए कि केवल कू से वो सत्ता परिवर्तन करना होने जाना एक बात है, वहां पे रेडिकल्स को लाना, मतलब जो जिहादी तत्व हैं उनका रूल आना एक बात है, भारत शेख हसीना के एंटी अवामी लीग होना एक बात है। लेकिन आप चाइना के सॉइल पे जाके आप कह रहे हो, नॉर्थ ईस्ट का जिक्र कर रहे हो, कह रहे हो कि लैंड लॉक्ड है, और कह रहे हो बांग्लादेश जो है वो गार्जियन है बे ऑफ बंगाल का। और यही चीज दूसरे शब्दों में बाकी जो ये आजकल ये छुटपुनिये जो ये वहां पे ये स्टूडेंट लीडर उसको दोहराए जा रहे हैं, कई लोग दोहरा रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तानी जनरल्स का दौरा नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, लाल मुनीर हाट पर एक्टिविटी, ठीक है, ये सारा कुछ अगर आप मिला के देखो तो ये एक तरह का आपको, मतलब आपको एक जंग के लिए आपको उकसाया जा रहा है। और देखिए ये क्या है, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से बिल्कुल सहमत हूं कि हमको तो सोचना पड़ेगा। और क्यों सोचना पड़ेगा? देखिए, मैं किताब पढ़ रहा था एक चाइना के ऊपर में, तो उसमें डेंग ने बोला था एक बात कि कॉलोनाइज हम भी हुए थे, वो जो ओपियम वॉर्स वगैरह हुआ था, जापान से भी कॉलोनाइज हुए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने कभी कॉलोनियल मास्टर्स को हम उसको डार्क पीरियड हम मानते हैं अपनी हिस्ट्री का। हम क्यों माने ये जो पार्टीशन हुआ था उसको हम क्यों माने? उसी पार्टीशन से व्हाट इज द सैंक्टिटी ऑफ इट? और मैं पूरे आपके टेलीविजन के जरिए पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं कि किसने उसको सैंक्टिटी दिया? चाइना कहता है कि हम 1914 का नहीं मानेंगे, आपका जो तिब्बत के साथ जो समझौता हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, नहीं मानेंगे। तो हम क्यों माने भाई? और खास करके चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को उन्होंने भारत का झंडा फहराया था। उनको 2 दिन के बाद बोला गया कि नहीं आप पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान को दे दिया गया है। तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, जनरल के सिन्हा कह रहे हैं, बहुत सुनहरा मौका है। ये सब जो इतिहास में हमारे साथ जो जातियां हुई हैं और ये जानवर किस्म के प्राणी जिनको हमने पाकिस्तान से जिनको निजात दिलाई थी, और हम ये कहने लगे यही हमारी कमजोरी। देखिए, बंगला संस्कृति भारी पड़ा,
इस्लाम पे भारी पड़ा। अगर ऐसा होता तो आप वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश का मर्जर जो हो जाना चाहिए था 1971 को में। तो इस तरह की धमकियां जो हैं, ये बिल्कुल उसने हॉस्टिलिटी साफ कर दी है यूनिस ने आपके खिलाफ। और बाकी जो वहां पे अभी तंत्र है, जो कि वहां पर कौन कौन है, जमायत इस्लामी है, यूनिस मियां है, एनसीपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अभी थोड़ी सी वो है। तो ये सारे तत्व आपके खिलाफ है, वही सत्ता चला रहे हैं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? द मैसेज हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। और मैं आपको बता दूं, एक और चेतावनी मैं देता हूं। जिन लोगों ने ये धुरंधर जो देखी है, अगर हमारी क्षमता धुरंधर की पाकिस्तान में है ना, तो याद रखिएगा बांग्लादेश में इट इज धुरंधर मल्टीप्लाइड बाय 15। ये चीज ना भूले, पूरी दुनिया ना भूले ये चीज। क्यों मैं बोल रहा हूं कि आपने एक ऐसे नेता को आपने वहां से अलग किया है, मतलब उसको उसको मतलब देश का दुश्मन बना दिया है, जिसका हर एक, जब ये दोनों बाद में तो बाइकआउट करने लगे, लेकिन आप 2008 का इलेक्शन दे लो, ये 2008 का इलेक्शन ले लो, अब 2000 का इलेक्शन ले लो, इनका कंसिस्टेंट 40% वोट्स रहा है, कंसिस्टेंट 40%। मैं मानता हूं कि चलो 10% फ्लोटिंग वोट्स होते होंगे मैक्सिमम, उतना कभी होता नहीं, आप तो इसके जानकार हैं सर। तो 3% जो लोग हैं ना, वो इवेपोरेट नहीं कर गए बांग्लादेश से। और इसलिए हमको उस तरह के युद्ध में कोई कम आंकने की कोशिश न करे। हमें काइनेटिक नहीं करना है सर। हमने ढाका में जाके हमने वो अपने हाथ नहीं गंदे करने हैं। हम यहीं से हम धुरंधर इंटू 15 कर देंगे, सिंदूर इंटू 5 कर देंगे, नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है। आप दोनों लोगों का ये मानना है कि आप दोनों लोगों का ये मानना है कि एक बड़ा सही समय है कि इस तरह के आपको एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि आप दोनों लोगों का बैकग्राउंड जो है आर्म फोर्सेस का रहा है। तो नहीं, आर्म फोर्सेस से नहीं फीलिंग है सर। मैंने 42 साल के उम्र में मैंने फौज छोड़ी है, ठीक है ना, भरी जवानी में यही काम करने के लिए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये केवल बांग्लादेश का मामला नहीं है और 7 सिस्टर्स का नहीं है। अगर आपने वेस्ट बंगाल को महफूज रखना है तो आपको कार्रवाई करनी होगी। मैं आपके पास आऊंगा संगीत रागे जी, ये सवाल लेकर के भी कि इस पूरे मामले को जो अभी सिन्हा साहब ने कहा, आरएसएन सिंह साहब ने कहा, और इस पूरे मामले को और फिर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को कैसे लिंक करके देखा जाए। लेकिन एक सवाल मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपके पास पहले आ जाऊं कि जो अभी दोनों हमारे मेहमानों ने कहा कि एक बड़ा सही समय है कि में निर्णायक फैसला लेना होगा, आप कितने सहमत हैं इनसे? मुझे लगता है कि शायद इसमें थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत होगी। भारत इतनी बड़ी शक्ति है कि छोटी छोटी ये जो उकसाने वाली बातें हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि भारत को किसी तरह की युद्ध की धमकी देनी चाहिए। तैयारी होनी चाहिए, तैयारी हो रही है। सेना जो सीमा पर बांग्लादेश के साथ तैनात है, उसमें आपने फेरबदल देखा है, वहाँ चौकसी बढ़ चुकी है। तो जो कदम उठाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। पर क्या हम इस तरह से पब्लिक एक तरह से डिस्कोर्स बनाएं कि हमें युद्ध लड़ना होगा, मुझे लगता है वो शायद वहाँ जो लोग हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं उनको और भी एक तरह से रेडिकलाइज लोगों को करने में समर्थन मिलेगा। एक तरह से उनको लगेगा कि वो भारत को एक बुली की तरह पेश कर सकें कि भारत में इस तरह का नैरेटिव बन रहा है कि वो बांग्लादेश पर हमला करेंगे, बांग्लादेश की भूमि लेने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहने की कम और करने की शायद ज़्यादा होती हैं। और मुझे ये भी नहीं लगता कि पाकिस्तान का कुछ बहुत बड़ा प्रभाव, ये खाली शोर है, रेटोरिक है। आज ही जैसे एक युवा नेता जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वो कामरान सईद उस्मानी, उन्होंने शायद कहा कि यदि बांग्लादेश पर कोई खतरा आता है तो पाकिस्तान उनका साथ देगा वगैरह वगैरह। और इस तरह से पहले भी आतंकी कुछ जो पाकिस्तान में है वो कह चुके हैं कि वो अब उत्तर की तरफ से भारत को
हमला करेंगे या नुकसान करेंगे, ये सब रेटोरिक हैं, बातें हैं। इनको कार्यान्वित करने, जमीन पर उतारने में बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए। आपको याद होगा कि पूरी बांग्लादेश सेना का जो युद्ध की सोच है, वो एक ही उन्होंने युद्ध की सोचा था, लड़ा था। मुक्ति वाहिनी, आपको याद होगा, वो युद्ध पाकिस्तान से लड़ा था। तो उनको भारत के साथ युद्ध करने की मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई सोच भी सामने आ सकती है। उनको साफ मालूम है कि भारत की सेना नहीं, इसमें प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, जो बाकी दोनों मेहमानों का जो लॉजिक था, जो आधार था, या फिर कहें जो ट्रिगर था ये इस तरह की बातों करने का, वो ये था कि जिस तरीके के बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, जिस तरह से चाइना की सरगर्मी बांग्लादेश के सरजमी पे ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। और जिस तरीके के यूनुस के बयान आ रहे हैं, इन दो तीन चीज़ों को देख करके हमारे दोनों मेहमानों ने ये कहा था। इसको आप कैसे इग्नोर करेंगे? ठीक है, छिटपुट नेताओं ने जो विद्रोह कर रहे हैं उसको छोड़ भी दिया जाए तो नहीं, इग्नोर करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम उत्तेजना में कुछ ऐसा नैरेटिव पूरे देश में बना दें कि अंदरूनी तौर पर ही भारत का लोकतंत्र ये मांग करना शुरू हो जाए कि हमें किसी तरह का अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए बांग्लादेश के विरोध में। ऐसा पब्लिक डिस्कोर्स बनाने से मैं ये कह रहा हूं कि वहां जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल फोर्सेस हैं उनको बल अपना मिले नैरेटिव और उनको बल मिलेगा, और उनके साथ साथ पाकिस्तान, चीन और दूसरे देश भी उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये छोटा देश आज संकट में है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तैयारी हो रही है, तैयारी करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सेना की तैनाती जो आपके बांग्लादेश बॉर्डर पर है उसमें बदलाव आ चुका है पहले से। तो ये नहीं कि तैयारी हो नहीं रही या भारत अपने आप की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, पर क्या इस तरह का हवा हमें खड़ा करना चाहिए भारत अपने यहाँ अपने देश में, कि फिर जब सरकार को मुश्किल हो सकती है। देखिए, यदि पूरा लोकतंत्र एक आवाज में कहना शुरू हो जाए कि ये भारत को कुछ शक्ति प्रदर्शन करना ही होगा, तो सरकार पर भी दबाव बनता है, फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आपने देखा होगा, पहले भी ऐसे हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि कैसे उनको कंट्रोल में किया जाए। साफ जाहिर है, जो मुख्य सलाहकार हैं डॉक्टर यूनुस, उनका पॉलिटिकल बेस तो अंदर कुछ है नहीं। कुछ ये अमेरिकन ताकतें हैं या कुछ चीन में ताकतें हैं, पाकिस्तान में, जो उनके साथ जुड़कर वो सत्ता में बना रहना चाहते हैं। शायद चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बन जाएं बाद में। अपना वो एक तरह से पॉलिटिकल कैरियर किस तरह से आगे बढ़ सकता है। अब देखें, नेपाल में कितनी जल्दी उन्होंने चुनाव घोषणा भी कर दी है। यहाँ क्यों लटका लेकिन है? यहाँ तो साल भर से ज्यादा हो गए, यहाँ तो कुछ। और वो रेडिकल फोर्सेस को एकदम पेंडरिंग उनको मानते हैं, उनकी बात उनको साथ लेके चलना चाहते हैं, ये साफ जाहिर है इससे। तो उसमें उनका अपना व्यक्तिगत जो एक तरह से कारण है कि वो बना रहना चाहते हैं, वो वहां पे रहेगा। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, एक सवाल जो अभी हमारे बाकी के मेहमानों ने कहा उसको मैं जोड़ कर पूछना चाहूँगा आपसे कि इसको हिंदू विरोधी आंदोलन, हिंदू विरोधी विद्रोह के तौर पर देखा जाए बांग्लादेश में, या फिर लगता है कि ये सिर्फ एक पर्दे के ऊपर की कहानी है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए लक्ष्मण जी, दोनों बातें हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तबलीगी जमात और जिसे जमाते इस्लामी, दो ऐसे संगठन हैं जो बांग्लादेश में बहुत इधर ताकतवर होकर के आए हैं। और पाकिस्तान के मौलानाओं और उनके जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे संपर्क हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ ये बाहर के फोर्सेस का है, बाहर के फोर्सेस जो अंदर के फोर्सेस हैं उनको यूज कर रहे हैं, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। लेकिन उनकी जमीन क्या है? अच्छा, बाहर के फोर्सेस अंदर के फोर्सेस को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। और जमीन क्या है? तो उसका बहुत इस्लाम की जमीन है वो। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक जिहाद जो है वो आज से नहीं हो रहा है। 22% की जनसंख्या यदि 7.9 पर आ जाती है तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। बांग्लादेशी क्यों? पाकिस्तान के अंदर जो जनसंख्या थी वो आज आकर के कहां पर हो गई है? कितने मंदिर वहां बच गए हैं। और ये तो अर्बन
बांग्लादेश की कहानी आपको दिखाई दे रही है, रूरल बांग्लादेश की कहानी तो अभी आपको निकल करके आ ही नहीं रही है। बहुत सारे लोग बताते हैं, बांग्लादेश के लोग, कि वहां पर क्या क्या हालात हो रहे हैं। तीसरी बात, मैं तो दो प्रकार के नैरेटिव आए हैं। एक, आज इमरान मसूद ने कहा कि भाई उनको तो आने देना चाहिए। मेरा सवाल उससे अलग होता है कि आखिर हिंदू भागे तो कहां कहां से भागे। अफगानिस्तान से भाग गया, पाकिस्तान से भाग गया, बांग्लादेश से भाग करके अब 7.9 पर आ गया है, किशनगंज से भाग गया, मालदा से भाग रहा है, संभल से भाग रहा है, वसीरहाट से भाग रहा है, आसाम के धुबरी से भागा, दिनाजपुर से भागा, 24 परगना से भागा। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट जो है वो 1997-98 में आई थी। किस तो हिंदू प्रकार आबादी से धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, ये आपका कहना है कि पूरा एक, और ये जिहाद का हिस्सा है, माफ कीजिएगा, ये इस्लामिक जिहाद का हिस्सा है, जिसके पीछे देवबंद के मदरसे हैं। ये जमीयत कौन है? ये जमीयत की फैक्ट्री, जमीयत की आइडियोलॉजी कहां से निकलती है? ये हमारे ही पड़ो 135 किलोमीटर दूर दिल्ली से देवबंद है। इसी देवबंद से जमीयत निकला था, और जो एक बांग्लादेश में बना और जाकर के बाद में पाकिस्तान का बना, दो ग्रुप बन करके निकल गए थे। तबलीगी जमात भी 1923 में यहीं से निकल करके बना था। और ये देवबंद ये के सारी मदरसे, चीजें क्या संकेत दे रहे हैं? जो आप पूरा सीक्वेंस बता रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि आगे चलकर और भी किसी भयावह तस्वीर की व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस बीच जुड़ चुकी हैं पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम। वीना सिकरी मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। मैं आता हूँ संगीत रागी जी, आपके पास फिर से आता हूँ। मैं एक वीना सिकरी मैम को शो में जोड़ लूँ। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि ये जो पूरा हिंदू विरोधी जो विद्रोह वहाँ पे है, हिंसक जो चल रहा, घटनाएं हो रही हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? ये सिर्फ हिंदू विरोधी सेंटिमेंट है या फिर एक बड़ा बदलाव है वहाँ पे जो किसी साजिश का हिस्सा है? तो अधिकांश हमारे पैनलिस्ट इस बात पे सहमत है, किसी साजिश का हिस्सा है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि ये साजिश हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है? देखिए, ये दोनों चीजें हैं। साजिश का हिस्सा जरूर है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने खुद स्वीकार किया था पिछले सितंबर के 2024 में कि ये मेटिकुलसली डिजाइंड ऑपरेशन है, और उनका मास्टरमाइंड भी इंट्रोड्यूस कर दिया था महफूज आलम, जो उनके स्पेशल सेक्रेटरी और एडवाइजर बने हैं। तो ये तो कोई स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन या स्टूडेंट अपराइजिंग बिल्कुल नहीं थी। ये तो सबसे बड़ी बात है। तो जब ये लोग जो भाषण देते रहते हैं और बताते हैं कि हम तो स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट्स अपराइजिंग है, शेख हसीना ने ये किया था, भारत ने ये किया था, ये तो सब गलत है। ये सब बनावटी चीजें हैं भारत विरुद्ध सेंटिमेंट को ज्यादा बढ़ाने के लिए। और वो इसलिए कि इसका मकसद जो था, ये जो साजिश का मकसद था, उसका ये है कि जमाते इस्लामी सत्ता में आए। जमाते इस्लामी आप देखेंगे कि ये जो साजिश जिन्होंने की वो 1971 में हारने वाले साइड पे थे। वो उनकी हार थी और विजय थी बांग्लादेश के लोगों की, भारत की, जो उन्होंने शोल्डर बाय शोल्डर इकट्ठा उन्होंने ये लड़ाई की थी। और अब जो है, जो लूजिंग फोर्सेस 1971 थे, वो अब समझते हैं कि वो पावर में आ गए हैं। पाकिस्तान का हाथ बहुत जोरों से है। उन पाकिस्तान के पीछे अन्य वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि प्री 1971 का सिचुएशन जो है वो दोबारा आ जाए। आज की तारीख में सबसे बड़ी आवाज पाकिस्तान से भी और बांग्लादेश से भी ये हो रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक डिफेंस अलायंस किया जाए, एक पैक्ट किया जाए। जैसे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट हुआ है, कहते हैं अब पाकिस्तान बांग्लादेश का डिफेंस, क्योंकि फिर पाकिस्तान को ये मौका मिलेगा कि जो से भी कुछ चीज बांग्लादेश में हो वो आ जाएंगे अपने सब फोर्सेस को लेके। आगे से ही उनके ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, बांग्लादेश आर्मी ऑफिसर्स एम्बेडेड हैं, वो ज्वाइन कर लिया है उन्होंने वो अलग अलग डिविजन्स को। सो ये साजिश की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे है कि जमाते इस्लामी को सत्ता में आना है, इसलिए एंटी इंडिया रेटोरिक इतनी बढ़ाई गई इन द रन अप टू द regime change, आफ्टरवर्ड बाद में भी। और ये जो अटैक्स ऑन द माइनॉरिटीज, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सूफीज, अहमदिया, मुस्लिम माइनॉरिटीज पे भी अटैक बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि ये सब जो है बांग्लादेश छोड़ के चले जाएं, क्योंकि वो वहाबी इस्लामिक गवर्नमेंट
चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शरिया लॉ आ जाए, वो चाहते हैं कि कैलिफेट बन जाए, खलीफा बन जाए वहां पे। तो इसलिए उनका इरादा तो बिल्कुल और है। और मोहम्मद यूनुस बिल्कुल जो जमात इस्लामी उन्हें कहता है वो वही करते हैं। वो तो और चूंकि आपने मैम आप काफ़ी दिन तक बांग्लादेश में रही भी हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस बांग्लादेश ने इतनी मेहनत करके पाकिस्तान से अपना पिंड छुड़ाया, वो बांग्लादेश क्या अब इस स्थिति में आ गया है कि वो पाकिस्तान के साथ गठजोड़ कर लेगा? क्या वहाँ की आवाम इस बात के लिए समर्थन करेगी सरकार का? बस आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि 15 महीने के बाद, जो मैंने स्थिति बताई जो पहले थी पिछले साल, लेकिन 15 महीने के बाद लोग, आवाम बांग्लादेश की समझ चुकी है कि जमात इस्लामी क्या कर रही है और वो पाकिस्तान क्या करना चाहता है। तो इसलिए मोहम्मद यूनुस का विरोध ज्यादा बढ़ रहा है। लोग नहीं चाहते हैं, वो उनकी अनपॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और इलेक्शंस में लोग चाहते हैं कि सारे पार्टी, अवामी लीग भी हिस्सा ले। बल्कि प्रथम आलो ने एक नेशनल सर्वे किया था, उसमें था कि 70% लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि अवामी लीग हिस्सा ले। ये नहीं कि अवामी लीग को वोट देंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि अवामी लीग हिस्सा ले, क्योंकि डेमोक्रेसी वापस आए, क्योंकि फुल फ्री पार्टी डेमोक्रेसी वापस आए, ये लोग चाहते हैं। तो इसलिए जो मैं कहती हूँ कि अवामी लीग का जो वोट बैंक 30% 35% का था, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। ठीक है, बीएसपी का भी वोट बैंक है, उनका भी है 30-35%। तो ठीक है, जो भी पॉपुलर पार्टीज हैं वो सब इलेक्शन में हिस्सा लें, और जो जीतता है वो ठीक है, भारत उनके साथ बड़े अच्छे रवैये से काम करेगा। लेकिन आज की स्थिति जो वो बिल्कुल एंटी इंडिया रेटोरिक में आके, जैसे उन्होंने दीपू चंद्र दास की हत्या की, वो आपने देखा होगा कि कैसे हत्या की, बिल्कुल ही बेरहमी से, जैसे कोई मिडीवल टाइम्स की हत्या होती है वैसे उन्होंने की। और उन्होंने बिल्कुल जो है 100 लोगों ने उसे वीडियोग्राफ भी किया। और आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय आवाजें उठ रही हैं इसके खिलाफ। आप देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस ने कैसी तारीफदार भाषण दिया था जब उस्मान हादी की जनाजे पे, और अमेरिकन ने कंडोलेंस मैसेज भेजी, जर्मन एम्बेसी से अपना हाफ मास्ट किया फ्लैग को कि ये उस्मान हादी चले गए। ये उस्मान हादी को पिछले साल से पहले कोई भी जानता नहीं था। ये इनकलाब मंच एक छोटा सा गुट है जिसके वो हेड थे। लेकिन इस तरह की निंदा तब नहीं की गई जब हिंदू की हत्या की गई तब। बिल्कुल, और दीपू चंद्र दास की हत्या जो हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा, ना अमेरिकन, ना जर्मन, ना किसी ने कुछ नहीं कहा। और आज की तारीख में ग्रेजुअली इंटरनेशनल आवाजें उठ रही हैं। आज के दिन में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, कांग्रेस मेंबर्स यूएसए ने कहा है, राजा कृष्णमूर्ति, अन्य लोगों ने कहा है, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके के लोगों ने कहा है। तो इसकी बड़ी निंदा उठ रही है कि कैसे ऐसे एक बंदे की ऐसे हत्या हो सकती है बेरहमी से, और लोग इसको फिल्म कर रहे हैं। और यूनुस ने सिर्फ ये कहा कि अरे ये तो नहीं होना चाहिए, मैं इंक्वायरी करता हूँ। 7 लोगों के अरेस्ट किए, हमको सबको पता है कि कुछ दिनों के बाद उनको बेल पे छुड़ा दिया जाएगा, ना कोई केस फाइल होगा ना कुछ होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली जो अनपॉपुलैरिटी है, ये जो यूनुस रिजीम की बढ़ती जा रही है, और इसलिए इनकी जो इस्लामी आवाज है वो भी और बढ़ती जा रही है, और इसलिए जो ये स्थिति बिगड़ती जा रही है। जी, इसमें दरअसल अब सवाल उठता है कि भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपके जुड़ने से पहले हमारे साथ 2 मेहमान, खासतौर से मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं और RSN सिंह साहब जुड़े हुए हैं। दोनों लोगों की राय ये थी कि हमें अब यहाँ पर भारत को निर्णायक कदम उठाने की ज़रूरत है। तो पहले एक बार दोनों मेहमानों से फिर से पूछ लेता हूँ निर्णायक कदम क्या होना चाहिए, फिर वीना सिकरी मैम आपके पास आऊँगा, बाकी मेहमान के पास आऊँगा। एक जो तरीका बताया है असम के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा कि अब हमें जो है चिकन नेक से 20-30 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से एक हमारी कमजोर नस्ल लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, ये कितना मुमकिन है आज के हालात में ऐसा कर पाना? ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। देखिए, यदि हम ये कहेंगे कि मिलिटरली पॉसिबल, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, मगर आप, जी हाँ, देखिए, आप स्ट्रैटेजिकली आप नहीं बिल्टअप करेंगे। जो सेक्री मैम कह रही थी, मैं उनसे 100%, क्योंकि वो रही हैं ज़मीन पे, उनकी आकलन बताती है। RSN सिंह ने ज़मीन पे काम किया है, उन्होंने बताया। देखिए, जो आप बात पूछना चाहते हैं मेरे से कि क्या है स्ट्रैटेजिक टाइमिंग क्या है ये, और एक चीज़ जो प्रोफेसर साहब ने, रागी साहब ने भी बताया था, उन्होंने एक परसेंटेज दी थी कि आज के दिन में 22% से 7.95% आया है। मगर आंकड़े मैं बताता हूँ, 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं।
ये संख्या देखिए, परसेंटेज में कुछ समझ में नहीं आता। 1,30,00,000 हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं और वो पहले वो केवल आज के दिन में 8% यदि आप मान देते हैं हायर साइड में, वो 22% हुआ करते थे जब 71 के अंदर में। उनकी सिस्टमेटिक तरीके से ये कार्रवाइयां हुई हैं। यदि रशिया, आज वो बोल रहा है ना, रशिया वहां पर जाता है क्योंकि वहां रशियंस रहते हैं यूक्रेन के अंदर में, वो होती है चीजें। अदरवाइज आप पछताएंगे साहब, आप पछताएंगे। और इस तरह से डिबेटें होंगी कि ये भड़काने की बात ही नहीं है। कोई कहता है कि केवल हम लोग फौज में हैं तो इसलिए बातें कर रहे हैं। ये हमने 1971 में बताया था कि ये होगा आपका, 5 दशक में नहीं। वो आपका सबसे बड़ा, पाकिस्तान इतना रेडिकलाइज नहीं है साहब आज के दिन जितना कि बांग्लादेश आपके लिए डेंजरस है। आपके अंडरबेली में बैठा हुआ है और ये सबसे वर्नेबल एरिया है। आप इसको कम समझ के आंकेंगे और डिबेट में ये कहेंगे कि नहीं हमें स्ट्रैटेजिक, हमें पेशेंस होना चाहिए, कभी आपको पेशेंस नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम खुद, उसको तरीका है, फौज करती है ना। ऑपरेशन सिंदूर किया ना हमने, RSN सिंह साहब क्या बता रहे हैं? हम जो चीजें पर्दे में पीसते हैं और तालियां पीट रहे हैं, पूरे लोग जा रहे हैं और रिकॉर्ड टूट रही है, ये डेली होती है साहब और डेली करते हैं हम लोग। हाँ, मगर आप यदि ये मौका, और आपको क्या चाहिए साहब? आपके लोग मारे जा रहे हैं, आप नहीं मानते। मैं नहीं कहता कि हिंदू मुस्लिम का ये, मगर बात यह है कि सच्चाई यही है। इसी तर्ज पे देश को बांटा गया था, वो गलत था। हम क्यों नहीं बोल पाते हैं उसको कि दैट वाज रॉन्ग, हिस्टोरिकली रॉन्ग। आपने वहां पर पाकिस्तान बनाया, इधर ईस्ट पाकिस्तान बनाया, उसको आपने तोड़ा, फिर प्लेटर में दे दिया, उससे भी बड़ा आपने अपने नासूर पैदा कर लिया। जितना उस समय नहीं था प्रॉब्लम, वो आज है साहब। बांग्लादेश बनने के बाद वो आज है। और आपने जैसा कि कहा कि 1971 में ही आपने इस बात का आकलन कर लिया था। हाँ, एक बात और बताऊंगा, अभी कोई बात नहीं करता ना, तो कहीं आपको आता है हिजबुत तहरीर की नाम आपने सुनी होगी। हिजबुत तहरीर के बारे में कोई, इसको बांग्लादेश में 2009 में जब शेख हसीना आई थी तो उसको बैन कर दिया गया था। वो आज जिंदा है साहब, कैल्फियट की बात करता है। ISIS का जो हमने बात किया था ना, वो तो खत्म हो गया क्योंकि वहां पर तो पूरी दुनिया लग गई उनके पीछे। हिजबुत तहरीर यहां पैदा हो चुका है, वो इनसाइड है। उसका नाम आप कुछ भी कह लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए कि वो जमात के लोग हैं और ये हैं, वो हिजबुत तहरीर है साहब। ये चीज कैल्फियट अब पाकिस्तान में भी नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं 25 करोड़ या 18 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ और 25 करोड़ वहां हैं। मतलब पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक स्थिति वहां पे बनती जा रही है। हाँ, बिल्कुल। संगीत रागे जी कुछ जोड़ना चाहते, फिर मैं RSN सिंह साहब के पास आऊंगा। संगीत रागे जी कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे? मैं दो तीन चीजें जोड़ना चाहता हूं। देखिए, यदि रसिया ने नाटो, यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप लेने दिया होता और नाटो और अमेरिकन वहां पर इन्वॉल्व हो गए होते, तो रसिया आज वो नहीं कर पाता जो आज कर पाया है। रसिया ने क्या किया? प्रीएम्प्ट किया। अभी जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे थे, के सिन्हा जी और RSN सिंह जी, ये वक्त है कि यदि इस वक्त पर आप यदि नहीं करते हैं तो आप एक दुश्मन को और ताकतवर और बना रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, देवबंद के मदरसे भारत के अंदर कितने हैं? पश्चिम बंगाल में इस्लामिक जिहाद दस्तक दे चुका है। मैं कई बार आपके चैनल पर बोल चुका हूं। मुझे लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम में प्रोफेसर क्यों कहता है? मैं इसलिए बोल सकता हूं कि मैं प्रोफेसर हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता से यदि आप उसकी इस्लामिक थियोलॉजी को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि हिंदुओं के प्रति क्या नफरत है उनके दिमाग में और कैसे देवबंद के मदरसे जो है वो नफरत पैदा करते हैं। वो गली गली कूचे कूचे तक है वो नफरत। आपको क्या लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में नहीं है, भारत के अंदर नहीं है? भारत के अंदर हजारों पॉकेट्स बन गए हैं। जब मैं SIR के मुद्दे पर बार बार कहता हूं कि भारत के अंदर एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश पल रहा है,
और हमने क्या किया, मैं बार बार कहता हूं, भारत इतिहास से नहीं सीखता है। जब बंटवारा हुआ तो यही हुआ था ना, हम साथ नहीं रह सकते। लेकिन उस समय के हमारे नेताओं को ये जिद थी कि नहीं, हम साथ रह सकते हैं, और हम साथ रह रहे हैं। तो हमको आप देख लिए, नेहरू लियाकत के बारे में आज क्यों नहीं बात करनी चाहिए? अरे भाई, वो 35% जमीन दी गई थी पाकिस्तान बनने के लिए, उस समय 23% आबादी मुसलमानों की थी। वो डिस्प्रोपोर्शनेट था। उस क्षेत्रफल पर आज भारत दावा क्यों नहीं कर सकता है कि नहीं वो चाहिए? लियाकत नेहरू समझौते में तुमने उसका सम्मान नहीं किया है। पाकिस्तान के अंदर 3% आबादी रह गई है, बांग्लादेश के अंदर 8% आबादी रह गई है, और भारत के अंदर मुस्लिम जनसंख्या जो है, जिसमें ये घुसपैठिए भी शामिल है, ये पूरा गिरोह जो है, बौद्धिक गिरोह, और ये पूरा कांग्रेस, वामपंथी, इस्लामिस्ट तत्व जो उस गिरोह के साथ खड़ा होता है, SIR का विरोध करता है, CAA का विरोध करता है, आपको क्या लगता है ये क्या उस जिहाद का हिस्सा नहीं है? यदि नहीं है तो आप बहुत मासूम हैं और इनकी गंदगी को कर्नल आरएसएन सिंह साहब, कर्नल आरएसएन सिंह साहब, जो डेटा, जो फैक्ट अभी प्रोफेसर संगीत रागी जी ने रखा, और जिस तरीके के वहाँ पे विद्रोह चल रहा है बांग्लादेश में, ये एक तरीके से एक मौका के तौर पर देखा जाए भारत को, और कोई ज़रूरी नहीं कि डिफेंस के रास्ते से सीधे तौर पे सामने से, अलग अलग तरीके से हम लोग इसको लेकर के अब एक सही समय है कि कदम उठाएं। तो इस पे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सही स्ट्रेटजी क्या हो सकती है हमारी? मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो रिपोर्ट है बांग्लादेश पे, शशि थरूर जिसको हेड कर रहे थे, मैं उसका अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा, उसका मैं ट्रांसलेशन आपको दे रहा हूं। उन्होंने कहा है इस रिपोर्ट में, 1971 में चुनौती था अस्तित्व का, द चैलेंज वॉज एग्जिस्टेंशियल, मानवीय संकट था, और एक नया राष्ट्र का जन्म हुआ था। आज जो खतरा है वो ज्यादा जटिल है। द वर्ड जो यूज किया सटल, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन, वो ज्यादा जटिल है, संभावित रूप से ज्यादा गंभीर और गहरा। एक जेनरेशनल डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, मतलब पीढ़ियों का जुड़ाव जो था वो कट गया है। राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और बांग्लादेश जो है उसका जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है वो भारत से अलग हो चुका है। उसके बाद ये कहते हैं अवामी लीग का ध्वस्त होना, नौजवानों के नेतृत्व में नया तरह का राष्ट्रवाद, इस्लामिक शक्तियों की वापसी, चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव, सब मिलाकर बांग्लादेश एक निर्णायक मोड़ पर है। ये आपका पार्लियामेंट का जो कमिटी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन बांग्लादेश का रिपोर्ट का है, और जिसको हेड करते हैं शशि थरूर। शशि थरूर, हाँ। दूसरा है कि ये भी बता देना जरूरी। हाँ, सिकरी मैडम ने ये कहा, अनपॉपुलर होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि वो यहां फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए नहीं आया है यूनिस, वो मैनिपुलेट करेगा। ऐसे ही जब आप इतने बड़े प्लेयर को आपने बाहर कर दिया है तो फ्री एंड फेयर तो होगा नहीं, और इसकी लेजिटिमेसी से किसी को कोई फर्क नहीं होता है। जहां भी बाहर में प्रजातंत्र जितना कमजोर हो, अमेरिकन उतना ही खुश होते हैं, ये याद रखिएगा, और इसके लिए तैयार रहिए। ये These elections will be hijacked by मुनीर एंड जमायत इस्लामी। दूसरा क्या है सर, ये क्यों निर्णायक है? देखिए, बांग्लादेश जो छोड़िए आपके 5 स्टेट्स पर इंपैक्ट करता है, पूरी रीजनल स्टेबिलिटी जो है उस रीजन की, म्यांमार, मणिपुर, बे ऑफ बंगाल, आपका बिम्स्टेक का क्या होगा सर? ये कभी सोचा है? ये सारा का सारा अगर आप देखें, पूरा स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो शिफ्ट कर गया है इस इलाके में। दैट स्ट्रेटेजिक फोकस इज नॉट, अभी वो पाक बॉर्डर से पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो गया है।
और जो शेख हसीना ने बोला क्रिश्चियन लैंड बनाने की, उसने सेंट मार्टिन आइलैंड्स की बात की, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। क्या आप सोचते हैं जो मणिपुर में हुआ इसका कनेक्ट नहीं था उसके साथ? क्या जो अराकान में जो हो रहा है क्या इसका कनेक्ट नहीं है उसके साथ? क्या कचिन एरिया में जो रेयर अर्थ को लेके हो रहा है उसका कनेक्ट नहीं है इसके साथ? इसीलिए मैं कह रहा है ये निर्णायक मूवमेंट। अब क्या है ना सर कि हम लोग जब कार्रवाई की बात नहीं आप लोग जब भी हम बात करते हैं ना, एक मिनट सर, थोड़ी सी हम लोग के टीवी की कुछ मजबूरियां होती हैं, उसको हम लोग को फॉलो करना होता है, हमें ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक पे आएंगे फिर आपसे। तनख्वाह मिलती है सर, इसी की तनख्वाह मिलती है लोगों को। आप अपनी बात जल्दी खत्म आप अपनी बात जल्दी खत्म कर लेंगे तो मुझे ब्रेक पे जाना होगा, टेक्निकल इशू होता है, हमें जाना पड़ता है। आप अपनी बात खत्म करिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो युद्ध का जो आपका जो परसेप्शन है वो युद्ध यानी कि ढाका में चलेगा, ये कर दिया, वो कब्जा। अरे सर, युद्ध के तरीके बदल गए। आजकल हाइब्रिड वॉर है, कई तरह के वॉरफेयर है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग कोई वॉर मॉन्गर नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। हमने भी पढ़ाई लिखाई की है, फौज के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स, इतिहास और सबका हमारा एक अच्छा मतलब ऐसा हम समझते हैं कि है। बाकी आप माने ना माने वो दूसरी बात। नहीं, बिल्कुल है, तभी तो हम लोग आमंत्रित करते हैं अपने इस शो में, ताकि हमारे दर्शक आपके अनुभव से समझ सके क्या कुछ चीजें हैं। लेकिन आपने बहुत ही गूढ़ बातें बताई और बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका है और निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। इस पर हम लोग चर्चा को आगे जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश के हालात पे, और चर्चा से ब्रेक पे जाने से पहले हमारे मेहमानों ने खासतौर से आरएसएन सिंह साहब ने पार्लियामेंट्री कमेटी का हवाला देते हुए कहा कि बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुके हैं हम लोग, वहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा निर्णायक हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ये संयम की बात आपने की थी पिछले सवाल के जवाब में, ठीक है संयम रखें, लेकिन जो पूरा स्ट्रेटेजिक फोकस जो कह रहे थे आरएसएन सिंह साहब ब्रेक पे जाने से पहले, अब शिफ्ट हो चुका है एक दूसरे हिस्से में, वैसे हिस्से में जो हमारे कई राज्यों को भी अपने लपेटे में लिए हुए हैं। तो हम लोग कितने तैयार आपको दिखते हैं? अब तक जो भी हमारी डिप्लोमेसी रही है, कूटनीति रही है, आपको क्या लगता है इस नए फोकस एरिया जो स्ट्रेटेजिक एरिया है उसको लेकर के हम लोग कितने सक्सेसफुली आगे कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र हुआ कि जनरेशनल चेंज हुई है ढाका में, वो सही है कि इस वक्त आपको लग रहा है कि जो रेडिकल नैरेटिव है वो कुछ युवा लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, पर दूसरी उसकी परिभाषा ये है कि शायद वो केवल मुखौटा हैं, उनको भड़काने वाले, उनको आगे करने वाली कुछ दूसरी शक्तियां हैं, चाहे वो अंदरूनी शक्तियां हो बांग्लादेश के अंदर या उनसे जुड़ी हुई शक्तियां बाहर की हो, अमेरिका की हो, चीन की हो, पाकिस्तान की हो, वगैरह वगैरह। तो ये रेडिकलाइजेशन आज सच्चाई है बांग्लादेश में, और उसको भारत कैसे उससे जूझेगा वो हमें सोचना होगा। उसका प्रभाव जाहिर है कि ना केवल बांग्लादेश में रहेगा पर उनके आसपास के इलाकों में भी उसका, क्योंकि इस तरह के जो सेंटिमेंट्स हैं वो सभी समाजों में रहते हैं, उनको आप रोक के रखते हैं, चैनलाइज करते हैं या उनको भड़कने देते हैं, ये उसमें हमें सोचना होगा। और इस तरह से यदि रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में हो रही है तो उसका असर जाहिर है कि पड़ोस वाले दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में उसका असर जरूर होगा, और उसके प्रति जाहिर है कि भारत को जागरूक रहना होगा। पर क्या मुद्दा ये है कि हम इमोशंस को आगे लेकर चलें, या जो हमारे तरीके हैं, जो ढांचे हैं, संस्थान हैं, जो तौर तरीके हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, उच्चायुक्त एक दूसरे के देशों में बैठे हुए हैं, वो जो संस्थान तौर तरीके बनाए गए हैं उनको लेकर आगे बढ़ें या हम इमोशंस को लेकर आगे बढ़ें। तो मैं मोटे तौर पे यही कह रहा हूं कि जो तौर तरीके बने हुए हैं, चाहे वो सेना के स्तर पर हो, या वो विदेश मंत्रालय के स्तर पर हो, या दूसरे अलग अलग स्तर पर हो, उन पर ध्यान देकर, क्योंकि एक भारत जो एक बड़ी शक्ति के तरीके से पूरे क्षेत्र में है, वो एक उदाहरण भी पेश करता है। और हमें ये बचना होगा कि भारत को किसी तरह से रेडिकल फोर्सेस इस तरह से पेश ना कर पाए कि भारत बुली करने की कोशिश कर रहा है, डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमारे नैरेटिव्स में
पब्लिक खासकर नैरेटिव जो हमारा है उसमें हमें यही कहना होगा बार बार कि जो बांग्लादेश की चिंता है उसमें भारत योगदान कैसे दे सकता है वहां स्थिरता बनाने के लिए। पिछले 15 साल से जो अच्छा तालमेल शेख हसीना के साथ था भारत का, उसी का नतीजा था कि 6% से ऊपर उनका वृद्धि दर चल रहा था, अब 3% हो गया गिर के। तो ये वहां के लोग भी लेकिन समस्या ये है ना स्वर्ण सिंह साहब, समस्या ये है कि क्षेत्रीय अस्थिरता जो है, बांग्लादेश की स्थानीय अस्थिरता स्थानीय लोगों की देन नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक साजिश है जो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, उसको भी इस्तेमाल करके उसको और बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ठीक है, हम क्षेत्रीय स्थिरता को बना भी दे किसी तरह से। एक छोटी सी बात मैं यहाँ जोड़ दूं, जैसे ही हम आज बात करते हैं कि भारत अगले कुछ दशकों में या 2030 तक तो हम कह रहे हैं तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनेगा, फिर 2050 तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से लोग कह चुके हैं कि 2050 में भारत पहली या दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहा है। तो जाहिर है जो दूसरी बड़ी शक्तियां जिनको पीछे होना होगा वो अलग अलग तरह से रणनीति अपनी तैयार करेंगे कि किस तरह से भारत को रोका जा सके। तो यदि अमेरिका कुछ करता है इस तरह से रेडिकलाइज करने का किसी हमारे पड़ोस में, तो वो अपने राष्ट्रहित को आगे कर रहा है। हम उसको ये कहें कि वो गलत कर रहा है, उसके बजाय ये सोचें कि हम उससे बचेंगे कैसे, उसको हम कैसे उससे बचेंगे, कैसे सुधारें। तो वो सोचना होगा। भारत में उदय होने से ये टकराव बना रहेगा और उसके नतीजे बार-बार हमारे सामने आएंगे। हालांकि 2-3 चीजें हैं इसमें। आरएसएन सिंह साहब ने कहा था कि बहुत सारे तरीके होते हैं, हाइब्रिड मॉडल भी होता है, एक ये बात कही। इससे पहले संगीत रागी जी ने कहा था कि रूस यूक्रेन का एग्जाम्पल दिया था कि रूस अगर पहले से इसका आभास नहीं कर होता तो आज पता नहीं क्या स्थिति वहाँ की हो रही होती। वीना सिकरी मैम, मेरा 2 सवाल है। पहला कि भारत ने क्या कहीं चूक की डिप्लोमेटिक लेवल पे, कूटनीतिक लेवल पे? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जिन देशों में पहली बार गए थे, शायद बांग्लादेश ही पहला देश था जहाँ वो गए थे। तो इस तरह के दोस्ताना संबंध हम लोगों ने हमेशा बनाने की कोशिश की, इसके बावजूद हालात यहाँ पर हैं। तो ये चूँकि स्थानीय मुद्दे की वजह से हालात नहीं है, अलग अलग देश उसको बढ़ावा देते हैं, आग में घी का काम करते हैं। तो भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए यहाँ पे? आप म्यूट पे हैं मैम। भारत की रणनीति बिल्कुल सुदृढ़ होनी चाहिए कि हम रेडिकलाइजेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि रेडिकलाइजेशन और रेडिकलाइज स्टेट से अकोमोडेट करने में हमारे ऊपर बहुत बुरी आंच आएगी, क्योंकि बढ़ावा मिलेगा वो रेडिकलाइज फोर्सेस जो भारत में है और वो भारत के अंदर से रेडिकलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए टॉलरेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ रेडिकलाइजेशन और ये सारा पोस्चरिंग जो हो रहा है ये बिल्कुल सही, ये हम कभी नहीं दिखा सकते कि हम इसको टॉलरेट करेंगे या अकोमोडेट करेंगे। बाकी रही बात की जो लोग कह रहे हैं कि हाँ रेडिकलाइज हो गया है, आप समझ लीजिए कि 1971 में भी करीब 20% लोग जरूर थे जो लिबरेशन वॉर के खिलाफ थे, बांग्लादेशी लोग, और वो अभी भी उतने ही हैं। तो ये जो आप सड़कों पे देखते हैं इनकी जो नंबर है वो कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा ये तो अलग बात है, लेकिन ये हम क्यों नहीं सोचते कि अगर ये रेडिकलाइज फोर्सेस 20, 25, 30% हैं तो अलग भी तो हैं। 30% जो अवामी लीग का वोट बैंक वो भी तो इंटैक्ट है, बीएनपी का वोट बैंक भी 35% है, उसमें भी ऐसे लोग हैं जो बहुत लिबरल माइंडेड हैं। तो क्यों नहीं हम ये नतीजा करें कि हम उनको भी, उनके साथ भी तो बातचीत करें। क्यों हम हमेशा रेडिकलाइज फोर्सेस के साथ, क्योंकि रेडिकलाइज हो गया तो हम एक्सेप्ट करें कि रेडिकलाइज हो गया और इसको ऐसे ही रहने दें और उनको हम अकोमोडेट करते रहें, बिल्कुल डिजास्टर्स होगा। ये तो हमें हमेशा यही सोचना है कि जो लोग भारत के पक्ष में हैं, जो भारत के कोऑपरेशन की वैल्यू समझते हैं, देखते हैं, उन्हीं के साथ हमें उनके साथ भी हमें बातचीत बढ़ानी चाहिए। और ये जो एफर्ट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में केस का रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर वो देखें कि भारत इज रेडी टू अकोमोडेट विद द रेडिकलाइज फोर्सेस तो फिर वो समझ जाएंगे कि भारत तो कमजोर है, वो तो अपने देश में भी रेडिकलाइज फोर्स के साथ अकोमोडेशन करने को तैयार है। तो ये एक बहुत ही इट्स डबल एज सॉर्ड टू से कि आप बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करिए। इट इज अ वेरी डबल एज सॉर्ड एंड वी हैव टू थिंक वेरी
only about that. So I think that ये जो इलेक्शंस की बात मैंने कही, ये इसलिए नहीं कही कि हम चाहते हैं कि मैंने इलेक्शंस इंक्लूसिव होने की बात इसलिए कही क्योंकि एक हमारी सरकार ने बहुत कड़ी निंदा की है और हमारी सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए हैं कि बांग्लादेश में इलेक्शंस फ्री, फेयर, इंक्लूसिव होने चाहिए, पार्टिसिपेटरी होने चाहिए, वरना वो क्रेडिबल नहीं हो सकते और कोई भी स्वीकारी नहीं होगी। और हमने ये इसलिए कहा है कि हमने इस पे फोकस किया है क्योंकि आज की स्थिति में वो चाह रहे हैं कि लिबरल फोर्सेस को अलग कर दीजिए और सिर्फ रैडिकल फोर्सेस को लाके उनके बीच इलेक्शन कराइए। ये तो गलत स्ट्रेटजी है, इसे हमें अपोज करना है। समस्या ये है कि हम वहाँ के इलेक्शन प्रोसेस में दखल तो दे नहीं सकते हैं। हम वहाँ के इलेक्शन प्रोसेस में दखल देने की बात नहीं है, प्रोसेस डिसाइड करने की बात है। दखल कोई भी नहीं दे रहा, हम सिर्फ कह रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसेस, ये तो यूएन सब लोग कह रहे हैं, ये तो कोई हमारी कहने की बात नहीं है। किसने कहा है कि इलेक्शन प्रोसेस नॉन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? सब लोग जानते हैं कि अगर इलेक्शन प्रोसेस नहीं, जब इस पर बयान आया तो हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन प्रोसेस में सारी पार्टियों के शामिल हो, समावेशी शब्द का इस्तेमाल किया। उसी को जब दोबारा से वहाँ के नेता ने जब उसको व्याख्या की तो उस शब्द को हटा दिया। मतलब एक तरीके से कहा कि हर पार्टी उसमें हिस्सा लेगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये एक मैसेज गया कि एक खास पार्टी को, शेख हसीना की पार्टी को बाहर रखने की कोशिश है। ऐसा में होता है, अगर कट्टरपंथी वहाँ पे काबिज हो जाते हैं तब तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी। के सिन्हा साहब? बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रही हूँ प्रोसेस जो है एब्सोल्युटली। मैम जरा बोलूं मैं? के सिन्हा साहब, एक मिनट, के सिन्हा साहब। हाँ, एब्सोल्युटली साहब, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सेक्रेटरी मैम जो कह रही थी इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, जनवरी 2024 को आप देखिए इलेक्शन तो हुआ था, शेख हसीना तो आई थी ना, आउस्टेड किया गया ना। कौन किसने कहा जनवरी, ये वहाँ पर बुश होते थे, उन्होंने ये कह, नॉट बुश, जो पिछले थे वो उन्होंने कह दिया कि इट वाज रिग्ड इलेक्शन, उसको मान्यता नहीं दी। 2024 की इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो और आप बताइए उस समय, और हम इतना डरे क्यों रहते हैं? अभी तो कह रहे थे और मुझे पूरा यकीन है 2030 तक तो हम थर्ड पावर इकोनॉमी बन ही रहे हैं और किसी के दया मेहर से नहीं बन रहे हैं, हम अपने तौर तरीके से बन रहे हैं और हमें कोई छू नहीं सकता। किसी ने डाउट किया कि शायद सेकंड नंबर पे आ जाएं। मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं रहूं ना रहूं, विदिन 15 to 17 ईयर्स इंडिया इज बिकमिंग नंबर, कोई छू नहीं सकता। या आप तो बिजनेस के चैनल चलाते हैं, यदि आप करें इसकी आकलन करेक्टली तो आप कोई छू नहीं सकता भारत को। मगर यदि आप अपने ही स्ट्रेटेजिक डोमेन में, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, इन्फ्लुएंस भी नहीं बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट है आपका, उसमें आप दूसरे को देंगे। ये ठीक है, अब जो एहसान सिंह कह रहे हैं साहब, वो ठीक कह रहे हैं। बहुत तरीका होता है साहब, ये नहीं होता कि टैंक लेके घुस गए और जाकर कि हम कर सकते हैं। और बहुत सारा तरीका होता है आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से हम महाशक्ति बने भी, लेकिन बाकी पहलू को हम लोग दरकिनार कर नहीं सकते हैं। आपको बीच में रुकना पड़ेगा। शो का समय हमारा यहीं खत्म हो गया। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।